ऑस्कर विजेता अभिनेता जीन हैकमैन और उनकी पत्नी की मौत संदेह के घेरे में है, जिनके शव उनके सांता फे स्थित घर में मिले थे। एफबीआई को जीन हैकमैन की गुप्त सुरंग में छिपी एक हार्ड ड्राइव से कुछ परेशान करने वाली फाइलें मिली और तब से उन्होंने इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है कि उसमें क्या था। जब भी किसी घटना में कई लोगों की मौत होती है तो अक्सर उसमें कुछ न कुछ रहस्यमयी बात छिपी होती है। एक 95 वर्षीय अभिनेता का हालचाल जानने के लिए शुरू हुआ मामला उस क्षण एक संघीय अभियान में तब्दील हो गया जब जांचकर्ताओं को उनकी निजी लाइब्रेरी के नीचे एक गुप्त मार्ग मिला। दशकों से सील बंद एक भूमिगत अभिलेखागार और एक हार्ड ड्राइव जिसमें इतना विशिष्ट, इसमें इतना व्यवस्थित और गोपनीय सरकारी इतिहास से संबंधित शोध सामग्री थी, ने मामले को पहले दिन समाप्त होने से पहले ही आगे बढ़ा दिया। एफबीआई जानती है कि उन फाइलों में क्या है, जनता नहीं जानती, और यही अंतर इस वीडियो का मुख्य विषय है। वो द्वार जो खुल नहीं रहे थे। 26 फरवरी 2025 की सुबह एक मिस्त्री ने एक फोन किया जिसने चुपचाप हाल के समय की सबसे असामान्य संघीय जांचों में से एक की शुरुआत कर दी। कई दिनों से वह हैकमैन एस्टेट में किसी से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। फोन का कोई जवाब नहीं मिला, संदेश गायब हो गए। वह घर जो वर्षों से शांत, व्यवस्थित और सटीक ढंग से चल रहा था, अचानक अंधेरे में डूब गया। पुलिसकर्मी उत्तरी न्यू मैक्सिको की तलहटी से होकर गुजरने वाली एक लंबी घुमावदार कच्ची सड़क से होते हुए निकले। दोनों ओर पियोन और जुनिपर के पेड़ इतने घने थे कि दृश्यता पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई थी। यहां तक कि मुख्य घर तब तक दिखाई नहीं देता था जब तक आप लगभग द्वार तक न पहुंच जाएं। पड़ोसियों ने लंबे समय से हैकमैन एस्टेट को इस क्षेत्र की सबसे एकांत संपत्तियों में से एक बताया था। किसी भी आम आगंतुक के पास वहां रुकने का कोई कारण नहीं था। बेट्सी हमारी पड़ोसी थीं, जिन्होंने सांता फे की जीवन शैली को अपनाया और सांता फे को अपना घर बना लिया। जब पुलिसकर्मी परिसर में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि द्वार बंद थे। उस एक छोटी सी जानकारी ने जांच शुरू होने से पहले ही सब कुछ बदल दिया। संपत्ति को इस तरह से बनाया गया था कि जब तक अंदर मौजूद कोई व्यक्ति जानबूझकर उसे न खोले, वह सील बंद रहे। मजबूत बाढ़ निगरानी प्रणाली, 24 घंटे निगरानी करने वाले नियंत्रित प्रवेश द्वार। हर प्रवेश बिंदु का एक उद्देश्य था। हर ताला सोच समझ कर लगाया गया था। यह ऐसी जगह नहीं थी जहां कोई दरवाजा खुला छोड़ना भूल गया हो। पुलिसकर्मियों ने ताले तोड़ दिए और परिसर में प्रवेश किया। अंदर सन्नाटा गहरा था। न कोई वाहन, न कोई कर्मचारी, न खिड़कियों में कोई रोशनी। बड़े बड़े घर के मालिक पेड़ों के बीच बिल्कुल शांत खड़े थे, मानो किसी तरह की शांति हो निजता नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कुछ रुक गया हो। अधिकारियों ने परिसर की तलाशी ली और घर के अंदर जीन हैकमैन और उनकी पत्नी बेट्सी अराकावा के शव पाए। 95 वर्षीय जीन हैकमैन, उनकी 65 वर्षीय पत्नी बेट्सी अराकावा और एक कुत्ते को मृत पाया गया। बॉडी कैमरा फुटेज में पुलिसकर्मियों को बाथरूम में 65 वर्षीय अराकावा का शव मिला। 95 वर्षीय हैकमैन रसोई के पास मुख्य द्वार के नजदीक पाए गए। चिकित्सा जांचकर्ताओं ने निर्धारित किया कि अराकावा की मृत्यु पहले HIV वायरस नामक एक गंभीर और तेजी से फैलने वाले वायरल संक्रमण से हुई थी। इसके कुछ दिनों बाद हैकमैन की भी हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई, जिसमें उन्नत अल्जाइमर रोग को एक सहायक कारक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। आधिकारिक बयानों से संकेत मिला कि दोनों मौतों में से कोई भी हिंसा का परिणाम नहीं थी। कागज पर यह एक त्रासदी प्रतीत होती थी। 2 बुजुर्ग व्यक्ति एक सुनसान घर में अकेले मर गए। मदद पहुंचने से पहले ही दोनों की मौत हो गई। लेकिन जांच यहीं नहीं रुकी।
जब संपत्ति की फॉरेंसिक जांच शुरू हुई तो जांचकर्ताओं को हैकमैन की निजी लाइब्रेरी में डेस्क पर एक लैपटॉप खुला हुआ मिला। उन्होंने इसे तुरंत चिह्नित कर लिया और उस स्क्रीन पर जो कुछ था उसी की वजह से यह मामला पहले दिन खत्म होने से पहले ही सामान्य नहीं रह गया। वह कमरा जिसे वह कभी नहीं छोड़ते थे। देर रात जब घर के अधिकांश लोग सो चुके होते थे तब जीन हैकमैन काम करते थे। शुरुआती वर्षों में उस संपत्ति का दौरा करने वाले लोगों ने एक ऐसी दिनचर्या का वर्णन किया जो शायद ही कभी बदलती थी। हैकमैन अपनी निजी लाइब्रेरी में डेस्क पर बैठे रहते थे। एक धीमी रोशनी वाला लैंप जल रहा होता था। उनके हाथ के पास एक संदर्भ पुस्तक खुली पड़ी होती थी जिसके एक पृष्ठ पर उनकी अपनी सावधानी पूर्वक लिखी गई हाशिए की टिप्पणियां भरी होती थीं। वह एक जासूस की तरह काम करता था, जैसे कोई अनसुलझा मामला सुलझाता है, धैर्य से बिना जल्दबाजी किए, इस विश्वास के साथ कि अगर आप ध्यान से और लंबे समय तक खोजेंगे तो जवाब ही अब हमेशा मिल ही जाएगा। उसकी लिखावट बेहद साफ सुथरी थी, यहां तक कि हाशिए पर भी रेखांकित करते हुए, कोष्ठक में लिखते हुए, दर्जनों पन्नों के बीच के अंशों को तीरों से चिह्नित करते हुए वह किताबों का इस तरह से मिलान करता था जैसे कोई अन्वेषक समय रेखा बनाता है। एक तथ्य दूसरे से जुड़ा होता है, एक ऐसा नक्शा जो महीनों और वर्षों में टुकड़ों टुकड़ों में इकट्ठा की गई जानकारी को दर्शाता है। 2004 में अभिनय से संन्यास लेने के बाद यह कमरा उनके जीवन का केंद्र बन गया था। मेज के सामने किताबों की अलमारियों से भरी एक दीवार थी जिसका मतलब था कि 20 वर्षों तक जीन हैकमैन सीधे उस चीज की ओर मुंह करके बैठे रहे जिसे अंततः जांचकर्ताओं ने उनके पीछे छिपा हुआ पाया। जांचकर्ता सबसे पहले यहीं पहुंचते थे। पहली नजर में पुस्तकालय साधारण सा लग रहा था। हर दीवार पर सजी लंबी लंबी किताबों की अलमारियां, हल्की रोशनी में रखा प्राचीन फर्नीचर, फ्रेम की हुई कलाकृतियों और बिखरी हुई पांडुलिपियों के साथ करीने से सजी दुर्लभ पुस्तकें। प्रथम संस्करणों के बगल में विस्तृत टिप्पणियों वाली शोध सामग्री रखी थी। लेकिन जब उन्होंने सावधानी से कमरे की छानबीन शुरू की तो उन्हें ये चीजें नजर आईं। किताबें इधर उधर रखी हुई थीं और क्रम से नहीं थीं। एक भारी कुर्सी पर लकड़ी के फर्श पर घिसटने के ताजे निशान थे। कई दराजें आधी खुली हुई थीं, मानो किसी ने जल्दबाजी में उनमें रखी चीजें निकाली हों और उन्हें बंद करने की जहमत न उठाई हो। कुछ अलमारियों पर जमी धूल के धब्बे असमान थे जो आसपास की चीजों से मेल नहीं खाते थे। हाल ही में किसी ने इस कमरे में काम किया था और लापरवाही बरती थी। फिर उन्होंने लैपटॉप, ब्राउजर हिस्ट्री फोल्डर संरचना और डेस्कटॉप पर खुले हुए दस्तावेजों की जांच की। हैकमैन ने अपनी मृत्यु से पहले के हफ्तों में जो शोध किया था वह विशिष्ट, व्यवस्थित और गहन था। जांचकर्ताओं ने स्क्रीन पर दिख रही जानकारी का मिलान आसपास की अलमारियों में रखी किताबों से करना शुरू किया। शीत युद्ध के दौरान किए गए निर्माण कार्य, उत्तरी न्यू मैक्सिको में भूमिगत प्रतिष्ठान, मध्य शताब्दी के गुप्त संघीय कार्यक्रम, यह किसी उपन्यास की पृष्ठभूमि जैसा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई पहले से मिली जानकारी की पुष्टि करने की कोशिश कर रहा हो। तभी एक एजेंट की नजर किताबों की अलमारियों के एक हिस्से के पीछे की दीवार पर पड़ी। लकड़ी की पैनलिंग आसपास के फ्रेम से पूरी तरह से नहीं चिपकी थी। एक छोटी सी खामी, ऐसी चीज जिसे आप हजारों बार बिना ध्यान दिए गुजर जाएं, लेकिन एक बार देख लें तो नजरअंदाज नहीं कर सकते। गौर से देखने पर लकड़ी के फ्रेम में ही एक छिपा हुआ यांत्रिक ट्रिगर दिखाई दिया। किताबों की एक पंक्ति के पीछे एक छोटा सा सक्रियण बिंदु, ठीक बैठे हुए आदमी के हाथ की ऊंचाई पर। कोई हिला नहीं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि उन सीढ़ियों के नीचे जो मिला उससे जीन हैकमैन के उस घर में किए गए कामों के बारे में सब कुछ बदल जाता है। सुरंग को जो याद था वह भी बदल जाता है।
जब जांचकर्ताओं ने ट्रिगर दबाया तो दीवार का एक हिस्सा एकदम सटीक यांत्रिक सहजता से अंदर की ओर खिसक गया। एक छिपा हुआ पैनल चुपचाप अंधेरे में खुल गया। उसके पीछे एक संकरी पत्थर की सीढ़ी थी जो धरती में उतरती जा रही थी। हर कदम के साथ सीढ़ी और गहरी होती जा रही थी। हवा तेजी से बदल रही थी, ठंडी और भारी, जिसमें जंग की हल्की धातु जैसी गंध थी और ऐसी नमी थी जो दशकों से सूरज की रोशनी न देखने वाले पत्थरों में ही पनपती है। टॉर्च की रोशनी खुरदरी सतहों पर पड़ रही थी। एक एजेंट ने अपना हाथ दीवार पर रखा और बिना कुछ कहे धीरे से पीछे खींच लिया। इस सुरंग की खासियत यही है, ये कुछ खास नहीं थी। देखने में तो यह एक चीज लगती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो अलग अलग पीढ़ियों में कई अलग अलग परियोजनाओं को एक के ऊपर एक बनाया गया हो। ऊपरी हिस्सों में जानबूझकर आधुनिकीकरण किया गया था। कंक्रीट के खंभे, स्टील के ब्रेसेस, बिजली की तारें दीवारों में इस तरह धंसी हुई थीं मानो किसी ने रास्ते में बिजली बिछाना शुरू किया हो और फिर बीच में ही रोक दिया हो। लेकिन अंदर जाने पर सामग्री पूरी तरह बदल गई। नीचे की पत्थर की नक्काशी हाथ से की गई थी। ये पारंपरिक छेनी के निशान हैं, मशीनरी के नहीं। पत्थर के ब्लॉकों के बीच असमान जोड़, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्मित किसी भी संरचना की तुलना में 20वीं शताब्दी के आरंभिक उत्खनन से जुड़ी अनियमित शिल्पकारी का उदाहरण है। बाद में संरचना की तस्वीरों का अध्ययन करने वाले इंजीनियरों ने निष्कर्ष निकाला कि निचले हिस्से संभवतः ऊपर के घर से दशकों पहले, संभवतः 1900 के दशक की पहली तिमाही में बनाए गए थे। उस जमीन पर जीन हैकमैन की लाइब्रेरी के नीचे की सुरंग शायद उनके आने से पहले से ही मौजूद थी। इसे किसी और ने बनाया था, किसी और ने इसे मजबूत किया था, किसी और ने उस सुरंग का प्रवेश द्वार दीवारों के भीतर छिपा दिया, जो बाद में उनका निजी अध्ययन कक्ष बन गया। जरा सोचिए, भला कौन किसी संपत्ति के नीचे एक गुप्त सुरंग बनवाएगा और फिर उसका प्रवेश द्वार एक बैठे हुए व्यक्ति के हाथ की ऊंचाई पर किताबों की अलमारी के ट्रिगर के पीछे छिपा देगा। यह वास्तुकला का कोई संयोग नहीं है, यह एक सोची समझी रणनीति है। उत्तरी न्यू मैक्सिको की भूविज्ञान संरचना ने सुरंग बनाना आसान बना दिया। ज्वालामुखी चट्टान, बलुआ पत्थर और ठोस मिट्टी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के आरंभिक वर्षों में भंडारण और आश्रय के लिए घरों और खेतों के नीचे नियमित रूप से भूमिगत कक्ष बनाए जाते थे। कुछ को मजबूत करके बढ़ती संपत्तियों के नीचे दबा दिया गया था। कुछ स्वामित्व बदलने के साथ ही स्मृति से ओझल हो गए। लेकिन इस सुरंग का निचला हिस्सा किसी खाद्य विक्रेता या तूफान आश्रय स्थल जैसा नहीं दिखता था। यह किसी ऐसी चीज की शुरुआत जैसा प्रतीत होता था जिसे पूरी तरह से किसी अलग उद्देश्य के लिए बनाया गया था। और सीढ़ियां किसी दीवार पर आकर नहीं रुकती थीं, वे एक कमरे में जाकर खत्म होती थीं, भूमिगत अभिलेखागार में। सुरंग के निचले हिस्से में स्थित वह कक्ष किसी भंडारण स्थल से ज्यादा ऐसी जगह लग रहा था जहां जानबूझकर जानकारी छिपाई गई हो। पुरानी लकड़ी की पेटियां फर्श से छत तक दीवारों के किनारे लगी हुई थीं। कुछ पेटियां अपने ही भार से ढह गई थीं और उनका सारा सामान पत्थर के फर्श पर बिखर गया था, जिस पर धूल की एक परत जम गई थी। कुछ बक्से सीलबंद ही रहे, जिनके ढक्कन समय के साथ टेढ़े मेढ़े हो गए थे, लेकिन फिर भी सही सलामत थे। कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था मानो इसे कभी किसी खास मकसद और कुशलता से व्यवस्थित किया गया हो, फिर सीलबंद करके भुला दिया गया हो। बक्सों के अंदर जांचकर्ताओं को कई दशकों के दस्तावेज, तस्वीरें और धातु के उपकरण मिले। कई तस्वीरें 20वीं सदी के शुरुआती दौर की थीं। नक्शों और तकनीकी रेखा चित्रों से ढकी मेजों के चारों ओर पुरुषों के समूह इकट्ठा थे। सभी ने गहरे रंग के सूट और भारी कोट पहने हुए थे।
जिससे पता चलता है कि ये बैठकें 1920 और 1930 के दशक के बीच हुई थीं। कई तस्वीरों में पुरुष पोज नहीं दे रहे थे, वे काम कर रहे थे। सिर झुकाए किसी वास्तुशिल्प लेआउट या इंजीनियरिंग आरेख पर काम कर रहे थे। एक व्यक्ति चित्र के एक विशिष्ट भाग की ओर इशारा कर रहा था, जबकि अन्य उसे देख रहे थे। एक तस्वीर के कोने में हाथ से लिखी तारीख 1937 अंकित थी। उस तस्वीर में मौजूद किसी भी व्यक्ति की सार्वजनिक रूप से पहचान नहीं हो पाई है। दस्तावेज पढ़ना कठिन और अधिक विचलित करने वाला था। कई दस्तावेज पुरानी स्याही से लिखे गए थे और कागज समय के साथ जर्जर हो चुका था। कुछ सरकारी टाइपराइटरों की कार्बन कॉपी थीं। कई पन्नों पर नामों की अधूरी सूचियों के साथ साथ सांकेतिक संकेत भी थे, ऐसे नाम जो किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड में नहीं थे। कुछ पन्ने आंशिक रूप से जले हुए थे, किनारे झुलसे हुए और इतने कमजोर थे मानो किसी ने कभी इस कमरे की सामग्री को नष्ट करने की कोशिश की हो और काम पूरा होने से पहले ही छोड़ दिया हो। वे जो भी मिटाने की कोशिश कर रहे थे उसे पूरा नहीं कर पाए। कागजों के बीच धातु के उपकरण, मापन उपकरण, नापने के औजार, छोटे यांत्रिक पुर्जे बिखरे पड़े थे जो शुरुआती सरकारी सर्वेक्षण उपकरणों के पुर्जों ज्यों जैसे दिखते थे। ये वही उपकरण थे जिन्हें संघीय इंजीनियर न्यू मैक्सिको में भूमिगत निर्माण के दौरान गोपनीय अवसंरचनाओं का दस्तावेजीकरण करते समय अपने साथ रखते थे। लेकिन जिस बात ने जांचकर्ताओं को चौंका दिया वह यह थी कि दस्तावेजों में से कई पन्ने किसी निजी हस्तलिखित लिपि में लिखे हुए प्रतीत होते थे, न कि किसी मानक सरकारी कोड में। यह एक निजी कोड के करीब था। संक्षिप्त प्रतीकों और अधूरे शब्दों की एक ऐसी प्रणाली जिसे पढ़ने का प्रशिक्षण न पाए किसी भी व्यक्ति के लिए समझना असंभव था। उन पन्नों पर भी बाकी दस्तावेजों की तरह आंशिक रूप से जलने के निशान थे। जिस किसी ने भी अभिलेखागार को नष्ट करने का प्रयास किया उसने जानबूझकर सांकेतिक सामग्री को निशाना बनाया था, न कि यूं ही सब कुछ मिटाने का प्रयास किया था। या तो वे अपना काम पूरा करने से पहले ही रुक गए या फिर वे ऐसा करने में असमर्थ रहे। सीलबंद बक्सों में से एक के अंदर बाकी सभी चीजों से अलग और तेल के कपड़े में लिपटा हुआ, जिसने इसे कमरे में मौजूद किसी भी अन्य वस्तु की तुलना में कहीं बेहतर स्थिति में संरक्षित रखा था। जांचकर्ताओं को एक साधारण मैनिला फोल्डर मिला। इसके अंदर क्या लिखा है इसका खुलासा सार्वजनिक रूप से नहीं किया गया है। यह पुष्टि हो चुकी है कि फोल्डर को बाकी सभी सामग्रियों से अलग संपत्ति से निकाला गया था और जांच के लिए सीधे एक संघीय सुविधा केंद्र में ले जाया गया था। वह फोल्डर उन चीजों में से एक है जिनके बारे में एफबीआई ने तब से सार्वजनिक रूप से कोई चर्चा नहीं की है। कक्ष के बिल्कुल आखिरी छोर पर पत्थर की दीवार में सीधे धंसा हुआ एक लोहे का दरवाजा था और उसे गलत तरफ से बंद किया गया था। दरवाजा अंदर से बंद होता था। वह लोहे का दरवाजा उस सुरंग के जमाने का नहीं था जिसके आसपास वह बना था। इसका इस्पात निर्माण मध्य शताब्दी के दौरान सरकारी सुरक्षा केंद्रों में स्थापित प्रबलित तिजोरी के दरवाजों से मेल खाता था। मोटी धातु की परत, बड़े कील लगे कब्जे औद्योगिक स्थायित्व के साथ सीधे आसपास के पत्थर में जड़े हुए थे। नम और कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में वर्षों रहने के बाद भी दरवाजा संरचनात्मक रूप से अक्षुण्ण था और इसे इतनी मजबूती से बनाया गया था कि यह किसी निजी आवासीय संपत्ति में होने के लिए उपयुक्त नहीं था। यहां वह विवरण है जिसने कमरे का ध्यान खींचा। ताला लगाने की व्यवस्था बाहर की ओर उस कक्ष की ओर थी जिसमें जांचकर्ता खड़े थे। दरवाजे को दूसरी तरफ से बंद किया गया था। जिसने भी इसे बंद किया था वह उस कमरे में नहीं था जिसमें वे खड़े थे। वे दरवाजे के उस पार मौजूद किसी भी जगह में थे, एक ऐसी जगह जिसे उस टीम के किसी भी सदस्य ने अभी तक नहीं देखा था, एक ऐसी जगह
जिसकी इस रिकॉर्डिंग के समय तक अधिकारियों ने कभी भी सार्वजनिक रूप से पुष्टि या वर्णन नहीं किया है। किसी ने कुछ नहीं कहा। इस्पात की सतह पर मशीनिंग के हल्के निशान थे। यह औद्योगिक निर्माण था, हस्तशिल्प नहीं। इसकी मोटाई और सुदृढ़ीकरण का पैटर्न मध्य शताब्दी की सुरक्षित संरचनाओं में प्रयुक्त तिजोरी के दरवाजों से मेल खाता था। इसे गोपनीय अभिलेखागारों को जबरन प्रवेश और पर्यावरणीय क्षति दोनों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया था। कब्जे भीतरी तरफ लगे थे। यह विशेषता लगभग विशेष रूप से बंकर निर्माण में पाई जाती है, जहां दरवाजे बाहरी दबाव को सहन करने के लिए बनाए जाते हैं। फ्रेम के किनारों पर जांचकर्ताओं को भारी रबर की छत सामग्री के निशान मिले, जो वायुरोधी वातावरण में इस्तेमाल होती है। किसी ने इस दरवाजे को दूसरी तरफ जो कुछ भी था उसकी सुरक्षा के लिए बनाया था, और जिसने भी इसे आखिरी बार बंद किया था वह उस समय अंदर ही खड़ा था। अब इस दृश्य को याद रखिए, क्योंकि उस लोहे के दरवाजे के ठीक ऊपर, एक मंजिल ऊपर, एक छिपे हुए यांत्रिक मार्ग से होकर, एक पत्थर की सीढ़ी से ऊपर, जिसके अस्तित्व के बारे में इस जांच के बाहर किसी को पता नहीं था। एक डेस्क पर एक लैपटॉप रखा था, खुला हुआ फाइलें व्यवस्थित थीं, शोध सीधे इस कमरे की ओर इशारा कर रहा था। और एक छिपी हुई हार्ड ड्राइव में ऐसी सामग्री थी जो एक प्राकृतिक मृत्यु की जांच को संघीय ऑपरेशन में बदलने के लिए काफी परेशान करने वाली थी। एफबीआई ने उस ड्राइव में मौजूद सामग्री का पता लगा लिया। तब से उन्होंने इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। लॉस अलामोस का साया। आपको यह समझना होगा कि यह संपत्ति कहां स्थित है। हैकमैन की संपत्ति से 1 घंटे से भी कम की ड्राइव पर लॉस अलामोस स्थित है। 1940 के दशक की शुरुआत में संयुक्त राज्य सरकार ने उस दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र को मैनहट्टन परियोजना के परिचालन केंद्र में बदल दिया था। वैज्ञानिक और इंजीनियर पूरी गोपनीयता के साथ वहां पहुंचे। सड़कों को सार्वजनिक मानचित्रों से हटा दिया गया। उस क्षेत्र को अमेरिकी इतिहास के सबसे कड़े सुरक्षा तंत्र के अंतर्गत रखा गया। उन पहाड़ों में जो कुछ भी हुआ उसे कभी भी सार्वजनिक न करने के लिए रचा गया था। युद्ध के बाद भी गोपनीयता नहीं हटी, बल्कि और विकसित हुई। शीत युद्ध के दौरान उत्तरी न्यू मैक्सिको गुप्त प्रयोगशालाओं, अनुसंधान केंद्रों और भूमिगत प्रतिष्ठानों का घर बन गया। लॉस अलामोस राष्ट्रीय प्रयोगशाला का लगातार विस्तार होता रहा, जहां दशकों तक गोपनीय रखे गए हथियार, इंजीनियरिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यक्रमों पर काम होता रहा। पूरे क्षेत्र में भूमिगत निर्माण कार्य हुआ। मजबूत बंकर, भूमिगत प्रयोगशालाएं, संरक्षित भंडारण क्षेत्र सीधे मेसा चट्टान में तराशे गए। कुछ को ध्वस्त कर दिया गया, कुछ को सील कर दिया गया, और कुछ कार्यक्रम बदलने और गोपनीयता की परतें बढ़ने के साथ साथ दस्तावेजों से पूरी तरह गायब हो गए। अब वह सवाल पूछिए जिसका जो जवाब जांचकर्ताओं ने कभी सार्वजनिक रूप से नहीं दिया। क्या होगा अगर हैकमैन एस्टेट के नीचे की सुरंग एक निजी निर्माण परियोजना के रूप में नहीं बनाई गई थी? क्या होगा अगर इसका निर्माण मूल रूप से उन वर्षों में हुआ हो जब उत्तरी न्यू मैक्सिको दुनिया की सबसे गोपनीय संपत्ति हुआ करती थी? इससे यह बात समझ में आ जाएगी कि सुरंग के सबसे पुराने हिस्से किसी आवासीय तहखाने की बजाय किसी सुरक्षित सरकारी प्रतिष्ठान जैसे क्यों दिखते हैं। इससे मध्य शताब्दी के संघीय मानकों के अनुसार निर्मित तिजोरी के दरवाजे की व्याख्या भी हो जाएगी। इससे सटीक इंजीनियरिंग द्वारा निर्मित गुप्त प्रवेश द्वार की व्याख्या भी हो जाएगी, जो ताला या प्लाईवुड नहीं बल्कि घर के वास्तुशिल्प ढांचे में स्थायी रूप से निर्मित एक तंत्र है। और इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि फरवरी की उस सुबह जब हैकमैन का लैपटॉप खोला गया तो संघीय जांचकर्ताओं ने तुरंत यह फैसला क्यों किया कि इस मामले में उनकी भागीदारी आवश्यक है।
हार्ड ड्राइव में क्या था? यहां हम जो जानते हैं वह यह है, जब जांचकर्ताओं ने हैकमैन की डेस्क पर रखे डिवाइस और उससे जुड़ी छिपी हुई हार्ड ड्राइव की जांच की, तो उन्हें जो मिला उसने संघीय जांच को एक ऐसे स्तर पर पहुंचा दिया जो किसी सामान्य मृत्यु से कहीं अधिक व्यापक है। जांच के दायरे से परिचित सूत्रों ने संकेत दिया है कि ड्राइव पर मौजूद सामग्री सीधे भूमिगत अभिलेखागार की सामग्री से जुड़ी हुई थी, कि दोनों खोजें संयोगवश नहीं थीं और हैकमैन को भूमिगत स्थान का अधिकार बिना यह जाने नहीं मिला था कि उसमें क्या है। वह जानता था कि वह वर्षों से इस पर शोध कर रहा था। हार्ड ड्राइव पर मौजूद फोल्डर संरचना में व्यवस्थित शोध फाइलें थीं, जिनमें उन विषयों को शामिल किया गया था जो नीचे दिए गए दस्तावेजों द्वारा दर्शाए गए ऐतिहासिक काल से बिल्कुल मेल खाते थे। इनमें स्कैन की गई तस्वीरें, टाइप किए गए सारांश, क्रॉस रेफरेंस टाइमलाइन, इतिहासकारों, अभिलेखपालों और कम से कम एक संघीय अभिलेख सुविधा से जुड़े व्यक्ति के साथ पत्राचार शामिल थे। सूत्रों के अनुसार एक फोल्डर को तुरंत चिह्नित किया गया था, न कि उसके लेबल के कारण बल्कि उसकी सामग्री के कारण। सुरंग के निर्माण के मूल की पहचान करने और उसे ज्ञात वर्गीकृत संघीय अवसंरचना के साथ मैप करने का वर्षों लंबा सुनियोजित प्रयास 1930 से 1960 के बीच उत्तरी न्यू मैक्सिको में संचालित कार्यक्रम। यह शोध किसी उपन्यासकार द्वारा वातावरण का वर्णन करने जैसा नहीं था। यह ऐसा था मानो किसी ने कुछ खोज निकाला हो, मर्डर, उसका अर्थ तथा उसे बनाने वाले का पता लगाने की कोशिश कर रहा हो। यही बात परेशान करने वाला शब्द में अमिटाटानाने वाला शब्द की विशेषता है। यह केवल तस्वीरों, इकबालिया बयानों या गोपनीय दस्तावेजों का वर्णन नहीं करता। यह उस स्थिति का वर्णन करता है जब कोई स्पष्ट पैटर्न सामने आता है। एक गुप्त सुरंग के ऊपर बने एक बंद कमरे में अकेले किए गए 1 साल लंबे निजी शोध के सुराग एक ऐसी बात की ओर इशारा करते हैं जिसे संघीय सरकार ने दशकों तक छिपाए रखने की पूरी कोशिश की थी। शोध में केवल गोपनीय कार्यक्रमों का जिक्र ही नहीं किया गया, बल्कि उनके नाम भी बताए गए। संपत्ति के संदर्भ में उनका भौगोलिक मानचित्रण किया गया। एक विशिष्ट निर्माण खिड़की की ओर भी इशारा किया गया और शोध जिस भी निष्कर्ष की ओर बढ़ रहा था, हैकमैन अपनी मृत्यु के समय उसे पूरा करने के लगभग करीब थे। FBI ने हार्ड ड्राइव हटा दी। उन्होंने मनीला फोल्डर भी हटा दिया। उन्होंने इनमें से किसी का भी सार्वजनिक रूप से वर्णन नहीं किया है। यह चुप्पी तटस्थ नहीं है। जिन जांचों का निष्कर्ष साफ सुथरा निकलता है, उन्हें सार्वजनिक कर दिया जाता है, लेकिन उनमें संघीय संसाधनों का इस्तेमाल नहीं होता, न ही व्यापक फोरेंसिक जांच होती है और न ही किसी ऐसे कक्ष से अभिलेखीय सामग्री को चुपचाप हटाया जाता है जिसका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए था। हैकमैन को जो भी मिला वह उसने अकेले ही पाया और फिर उसने फोन करना बंद कर दिया, आगंतुकों से मिलना बंद कर दिया। उनकी मृत्यु से कुछ सप्ताह पहले घर में सन्नाटा छा गया था। यह किसी व्यक्ति के जीवन के अंत की ओर बढ़ने जैसा नहीं था, बल्कि उस व्यक्ति जैसा था जो किसी चीज के अंत तक पहुंच चुका था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। एक ऐसा जीवन जो रहस्यों के इर्द गिर्द बुना गया था। जीन हैकमैन ने अपने पूरे करियर में ऐसे किरदार निभाए जो गोपनीय सूचनाओं के महत्व को समझते थे। फ्रांसीसी संबंध, बातचीत, राष्ट्र का शत्रु, निरंकुश सत्ता, एक के बाद एक फिल्मों में उन्होंने ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया जो खतरनाक जानकारी के भंडार को भली भांति जानता था और यह भी अच्छी तरह समझता था कि जो लोग इसके बहुत करीब पहुंच जाते हैं उनका क्या अंजाम होता है। लंबे समय तक इसे समझना आसान था,
उनकी ये प्रस्तुतियां एक प्रतिभाशाली अभिनेता की प्रतिभा का प्रमाण है, जिनमें गहन अभिनय करने की क्षमता है। अब सांता फे स्थित उस संपत्ति के बाहर से उन्हें देखिए। संपत्ति पर संघीय वाहन खड़े हैं। जांचकर्ता उनकी निजी लाइब्रेरी के नीचे एक छिपी हुई सीढ़ी से उतर रहे हैं। एक सीलबंद भूमिगत कक्ष, अंदर से बंद एक लोहे का दरवाजा, एक छिपी हुई हार्ड ड्राइव जिसे निकालकर एक संघीय सुविधा केंद्र में ले जाया गया है, और आधिकारिक चुप्पी की एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई कि उन फाइलों की सामग्री के बारे में एक भी जानकारी सार्वजनिक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुई। हैकमैन के साथ उनके ऐतिहासिक उपन्यास पर काम करने वाले लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया जो प्राथमिक स्रोतों की खोज में महीनों बिताता था, जो खोजी पत्रकार की लगन से अभिलेखपालों से संपर्क करता था और मूल दस्तावेज मौजूद होने की संभावना होने पर भी द्वितीयक विवरणों को स्वीकार करने से इनकार करता था। धैर्यवान, व्यवस्थित और पूरी तरह आश्वस्त कि यदि आप पर्याप्त प्रयास करें तो उत्तर हमेशा मिल जाएगा। अब उस संपत्ति को देखिए जिसमें वह 20 वर्षों तक रहे। सांता फे के बाहर एक एकांत संपत्ति, मजबूत बाड़बंदी शीत, युद्ध के बुनियादी ढांचे, गोपनीय सरकारी कार्यक्रमों और उत्तरी न्यू मैक्सिको के भूमिगत निर्माण इतिहास पर टिप्पणियों से भरी पुस्तकों से लदी एक लाइब्रेरी, जिनके हाशिए उसकी हस्तलेख से भरे हुए हैं। संदर्भ पृष्ठों पर निशान लगे हैं और उन्हें क्रॉस इंडेक्स किया गया है। एक बैठे हुए व्यक्ति के हाथ की ऊंचाई पर स्थित किताबों की अलमारी के पीछे एक छिपा हुआ यांत्रिक मार्ग, एक भूमिगत अभिलेखागार जिसमें 100 साल पुराने दस्तावेज, आंशिक रूप से जले हुए कोडित रिकॉर्ड और संघीय एजेंटों द्वारा हटाया गया एक सीलबंद फोल्डर, एक लैपटॉप और एक छिपी हुई हार्ड ड्राइव है जिसमें इतनी सामग्री है कि एक कल्याणकारी चेक को संघीय अभियान में बदला जा सकता है। यह सेवानिवृत्ति नहीं है, यह एक परियोजना है। इनमें से कोई भी बात यह साबित नहीं करती कि हैकमैन किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल थे, लेकिन जिस संपत्ति के इर्द गिर्द उन्होंने अपने अंतिम वर्ष बिताए वह सार्वजनिक जीवन से वैसी शांत दूरी नहीं थी जैसी सड़क से देखने पर लगती थी। आखिर क्या रहस्य बना हुआ है? हैकमैन की संपत्ति के नीचे क्या मिला? इस बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। भूमिगत अभिलेखागार की सामग्री को सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध नहीं किया गया है। लोहे के दरवाजे का जिक्र किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं हुआ है। लैपटॉप, छिपी हुई हार्ड ड्राइव और पुस्तकालय के नीचे स्थित कक्ष के बीच संबंध की कभी औपचारिक रूप से पुष्टि या खंडन नहीं किया गया है। जब पत्रकारों ने मामले के संघीय पहलुओं पर स्पष्टीकरण मांगा तो उन्हें केवल मृत्यु के पुष्ट कारणों से संबंधित बयानों की ओर निर्देशित किया गया, जिससे संपत्ति से संबंधित हर सवाल का सार्वजनिक रूप से कोई जवाब नहीं मिला। ये जवाब विवाकुम्हा। संरचनात्मक रूप से इसका क्या अर्थ है, इस पर विचार करें। जब कानून प्रवर्तन एजेंसियां किसी मामले के बंद होने की पुष्टि करती हैं तो वे अपने निष्कर्ष जारी करती हैं। वे बताती हैं कि उन्हें क्या मिला और आगे की जांच की आवश्यकता क्यों नहीं थी। उस स्पष्टीकरण का न होना कोई नौकरशाही देरी नहीं है, यह एक निर्णय है। किसी ने तय किया कि उस हार्ड ड्राइव, उस मनीला फोल्डर और उस आर्काइव की सामग्री पर चर्चा नहीं की जाएगी। यह निर्णय स्थानीय जांच से ऊपर के स्तर पर लिया गया था और इसे गुप्त रखा गया है। यह चुप्पी अपने आप में एक प्रकार की जानकारी है। उस पुस्तकालय के नीचे बनी सुरंग किसी ने बनवाई, किसी और ने उसे मजबूत किया और उसके बाद किसी ने उसे एक घर की दीवारों के अंदर छिपा दिया। दशकों तक अलग अलग मालिकों के हाथों में रहने के बावजूद सुबह तक इसमें बदलाव होते रहे। 2025 की एक ठंडी फरवरी की सुबह अनुत्तरित कॉलों ने पुलिस कर्मियों को एक बंद गेट पर पहुंचा दिया। हैकमैन शायद पहले मालिक थे जिन्हें वास्तव में पता था कि वहां क्या है, चाहे उन्होंने वह मार्ग खोजा हो
और उसमें मौजूद जानकारी के आधार पर 20 साल तक पीछे की ओर काम किया हो, या फिर उन्होंने अपना पूरा सांता फे जीवन विशेष रूप से इसकी जांच की परियोजना के इर्द गिर्द ही बनाया हो। जांच से बाहर कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता। हम इतना तो जानते हैं कि छिपा हुआ ट्रिगर ठीक उसके बैठे हुए हाथ की ऊंचाई पर रखा गया था। हम इतना जानते हैं कि उसकी मेज सीधे उन अलमारियों के सामने थी। हम इतना जानते हैं कि उस हार्ड ड्राइव पर किया गया शोध व्यवस्थित, क्रमबद्ध और एक विशिष्ट निष्कर्ष की ओर लक्षित था और इसे पूरा होने में कई वर्ष लगे थे। यह स्पष्ट है कि जब उसका शव मिला तब तक उस घर में रहने वाला व्यक्ति बहुत लंबे समय से उस घर के नीचे दबे रहस्य के बारे में गंभीर प्रश्न पूछ रहा था और वह इसे व्यवस्थित रूप से कर रहा था, उसी कौशल और अनुशासन का उपयोग करते हुए जो उसने दशकों के ऐतिहासिक शोध में लगाया था। वह आपस में संदर्भ जोड़ रहा था, पुष्टि कर रहा था और जिस चीज को वह समझने की कोशिश कर रहा था उसके ठीक ऊपर वाले कमरे में मामले को टुकड़ों टुकड़ों में सुलझा रहा था। और उसे जो भी जवाब मिले वे एक गुप्त हार्ड ड्राइव की फाइलों में मौजूद हैं, जिसके बारे में FBI ने उस पुस्तकालय से बाहर निकलने के बाद से सार्वजनिक रूप से कोई चर्चा नहीं की है। उस लोहे के दरवाजे के पार जो अंदर से बंद है, सरकारी तिजोरी के विनिर्देशों के अनुसार बनाया गया है। एक मृत व्यक्ति के निजी अध्ययन कक्ष के नीचे एक कक्ष में सीलबंद है। एक ऐसा कमरा है जिसका वर्णन किसी ने भी सार्वजनिक रूप से नहीं किया है। एक ऐसी जगह जिसे हैकमैन के जीवन काल से भी अधिक समय से खोले जाने का इंतजार है। और इसमें जो कुछ भी है वह महीनों से संघीय सरकार के पास है और उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। लोहे का दरवाजा, हार्ड ड्राइव, सन्नाटा, ये कोई अनसुलझा मामला नहीं है। ये तो किसी रहस्य को छुपाने की कोशिश है। अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब ये कहानी सामने आएगी, और ये जरूर सामने आएगी, तब आपको यहीं मौजूद रहना होगा।